Hadi had a pretty clear victory this past weekend. It was probably the best overall Hadi that we've seen. हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और काफ़ी टाइम से हमने निक वॉकर की अपडेट को कवर नहीं करा है, तो मैंने सोचा आज उन्हीं की अपडेट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं उनकी फिजिक अपडेट की बात करूँ, हम बात करते हैं इस कैप्शन की जो उन्होंने इसी अपडेट के साथ पोस्ट करी है। इस कैप्शन में निक वॉकर बोल रहे हैं कि हंटिंग सीजन इज क्लोज्ड, जिसका मतलब है सीधे सीधे गाइस वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टोनियो बर्टन को, बिकॉज टोनियो बर्टन ने भी अभी एक कैप्शन डाला था जिसमें वो बोल रहे थे कि हंटिंग सीजन हैज स्टार्टेड। तो आप देख सकते हो कैसे एक कोल्ड वॉर टाइप चल रही है, कैसे एक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को, एक बैटल सी चल रही है। और आई थिंक ये बहुत अच्छी भी है इस वक्त, बिकॉज ये दोनों ही ट्राई कर रहे हैं अपने शो के लिए एक हाई क्रिएट करने का, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है गाइस, क्योंकि दोनों के बीच में एक रेस्पेक्ट हमें दिख रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत ही अगली वे में ये चीज़ें हो रही हो, बट पता लग रहा है कि ये शो को हाइप करने का एक जरिया है जो ये लोग ट्राई कर रहे हैं, और बहुत ही रेस्पेक्टफुली, बहुत ही अच्छे हेल्दी वे में ये चीज़ करी जा रही है। नाउ आपको ये याद है कि आर्नो क्लासिक में जब निक वॉकर आए थे, और इवन पोलो टी शर्ट में जब उन्होंने मोस्ट मस्कुलर हिट करा था, क्राउड कितना वाइल्ड हो गया था, क्राउड कितना क्रेजी हो गया था। तो दैट इज द काइंड ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट निक वॉकर गेट्स। इसीलिए गाइस निक वॉकर को देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि वो कब अपना दोबारा से रिटर्न करने वाले स्टेज पर। इमेजिन करो अगर वहाँ पर निक वॉकर कंपीट कर रहे होते। ऑल्सो निक वॉकर ने अभी रिसेंटली अपनी स्टोरी में बोला भी है कि वो अगर कंपीट करते तो हार्डी के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती, बिकॉज उसी लेवल की कंडीशनिंग और ग्रेनीनेस वो लेकर आ जाते। तो हमें इस बारे में कोई डाउट नहीं है कि निक वॉकर कंडीशनिंग नेल कर जाते, बट यस ग्रेनीनेस और मसल मैच्योरिटी अभी हार्डी की हमें थोड़ी ज़्यादा लगती है। बट आने वाले टाइम में ये बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं होगा कि निक वॉकर इस तरह की कंडीशनिंग और ग्रेनीनेस कैप्चर कर सकते हैं और स्टेज पर ला सकते हैं। बट हाँ, एक सैमसन डॉडा और हार्डी चुपन के बीच में जो बैटल हुई है उससे तो कहीं ज़्यादा कड़ी टक्कर हमें देखने को मिलती निक वॉकर और हार्डी चुपन के बीच में। बाकी अपडेट में ही इज़ लुकिंग रियली गुड, ही इज़ लुकिंग रियली बिग। और सबसे बढ़िया बात गाइस, निक वॉकर की हर एक अपडेट की तरह ये अपडेट भी बिल्कुल भी फिल्टर्ड नहीं है। मतलब जो आप देख रहे हो उससे बेहतर ही आपको स्टेज पर देखने को मिलेगा। और साथ ही गाइस यहाँ पे हमें एक और चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि टोनियो इज़ नॉट बैकिंग डाउन एट ऑल। मतलब जैसे लोगों को लग रहा है वो टोनियो को भी लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि हाँ निक वॉकर के सामने जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट टोनियो भी पूरी तरह से अपने स्टैंड पर हैं। और टोनियो बोल रहे हैं कि वो ये चीज़ निक वॉकर के लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं होने वाले कि उनको वन साइडेड विक्ट्री मिल जाए। उनके लिए चीज़ें वो डिफ़िकल्ट करेंगे, और इसी तरह से वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो हार्डवर्क कर रहे हैं, और कंडीशनिंग को नेल करने का पूरी तरह से टारगेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो टोनियो ने क्या कैप्शन डाला है निक वॉकर के कैप्शन के बाद। टोनियो यहाँ बोलते हैं हंटिंग सीजन क्लोज्ड, शिकार का सीजन क्लोज हो गया है, वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। मतलब देख रहे हो आप कैसे दोनों एक दूसरे को कैप्शन के साथ प्ले कर रहे हैं, शो को हाइप करने का ट्राई कर रहे हैं। तो यही चीज़ है गाइस जो शो को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बना देगी। और यस निक वॉकर रिटर्न कर रहे हैं मैन, इससे बड़ा एक्साइटमेंट और क्या होगा। बाकी हम चलते हैं सेकंड अपडेट पर, और वो है सैमसन डॉडा की। सो गाइस सैमसन डॉडा को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहे हैं। अभी कल की अपडेट में मैंने कवर करा था कि सैमसन डॉडा बता रहे थे उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा इंपैक्टेड है, हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं, और रिजल्ट्स आने के बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि आर्नो क्लासिक यूके में compete करना है या नहीं compete करना। और अब सैमसन स्टोरी पर आकर आज बोल रहे हैं कि ही इज गोइंग टू compete in Arnold UK। Definitely doing the Arnold UK next week. Don't believe anything you hear anywhere else. Don't believe any other hype. I'm gonna be there. I'm gonna be there. I'm gonna be rocking it. I'm gonna be coming in on form, and we're gonna be doing what we do. So please. मतलब वो compete करने वाले हैं, और किसी भी र्यूमर का किसी को बिलीव नहीं करना, बल्कि लाइव वो अपनी स्टोरी पर आकर बता रहे हैं, तो हमें उनकी ही बात सुननी है। उन्होंने ये बोला स्टोरी में खास तौर पर कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी बात पर भरोसा करो, और मैं आर्नो क्लासिक यूके में ज़रूर compete करूँगा। मेरी हेल्थ इस वक्त ठीक है, छोटा सा फ्लू था, और बहुत ज़्यादा compete करने की वजह से, एक के बाद एक शो में compete करने की वजह से वो थोड़ा फ्लू हो गया था, और मुझे सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी, थोड़ी ज़्यादा सीरियस लगी, इसीलिए मैंने ऐसा सोचा। बट आप किसी भी बात को सच मत मानना सिवाय मेरी बात के। तो आपको क्या लगता है गाइस, क्या ये सच है? क्योंकि अभी कल की अपडेट में सैमसन ने छोटी मोटी चीज़ नहीं कही थी। सैमसन ने कहा था कि मेरी बॉडी शट डाउन हो रही है, मतलब दैट वाज अ रियली बिग स्टेटमेंट। और उसके बाद अब इस तरह से बोल देना कि कुछ नहीं था, छोटा सा फ्लू था, मतलब आपको थोड़ा सा तो पता लग जाता है ना कि आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, किस तरह से फील कर रही है, राइट। बट जो भी हो गाइस, यूके सैमसन डॉडा की होम कंट्री है, और इसीलिए गाइस मुझे लगता है कि सैमसन ने ये डिसाइड करा है कि अपनी होम कंट्री में अपने फैंस के लिए, अपने पीपल के लिए ही इज़ गोइंग टू कम्पीट। तो ये एक तरह से रिस्क ले रहे हैं अपने लोगों के लिए, जो कि एक अच्छी बात है कि अपने लोगों के लिए इनका जज्बा जो है जो कम्पीट करना चाहते हैं ये। अब देखो गाइस, जैसे कि हार्डी चुपन है, अगर ईरान में यानी कि उनकी होम कंट्री में कोई शो होता है आईबीबी का, तो ही इज़ रियली गोइंग टू कम्पीट, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये चीज़ें होती हैं गाइस जो अपनी होम कंट्री के लिए आप फील करते हो, लोगों के लिए जज्बा फील करते हो, और इसीलिए सैमसन थोड़ा सा अपने रिस्क को इग्नोर कर रहे हैं और कम्पीट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा डिसीजन मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ताकि लॉन्ग रन में आप ज़्यादा से ज़्यादा कम्पीट कर सको, अपनी हेल्थ को बनाए रख सको।
साथ ही बहुत लंबे टाइम के बाद ऑलमोस्ट 2.5 साल के बाद ये वो शो होने वाला है जब सैमसन विदाउट अ कोच compete करेंगे। इस बार वो अपनी पीक हिट करने का ट्राई तो करेंगे, बट इस बार माइलोस उनके कॉर्नर में नहीं होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि माइलोस और सैमसन के पार्ट होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि माइलोस खुद अग्री कर रहे थे इस बात से कि सैमसन को वो कंडीशनिंग उस तरह से नेल नहीं करवा पा रहे, उस तरह से क्रेडिट नहीं ला पा रहे, और इसीलिए दोनों ने अपना अपना रास्ता चेंज कर लिया, बट बहुत ही रेस्पेक्टफुली। मतलब ऐसे कोई बैड ब्लड नहीं है दोनों के बीच में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही गाइस एक बहुत बड़ा इशू जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ कि सैमसन अपनी हार के बाद, मतलब आर्नो क्लासिक ओहायो में जब वो फर्स्ट नहीं आए, सेकंड प्लेस पर आए, काफ़ी ज़्यादा हैवीली ट्रोल्ड हुए थे। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट करे, काफ़ी ज़्यादा उन्हें बहुत ज़्यादा नीचे दिखाने की कोशिश करी, काफ़ी हेट कमेंट्स आए। तो ये चीज़ गाइस एक बहुत ही बुरी होती जा रही है सोशल मीडिया के दौर में। मतलब इतना ज़्यादा वो compete कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पुट ऑन कर रहे हैं शो, उसके बाद भी किस तरह से लोग उनके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से उनको ट्रीट कर रहे हैं, दैट इज़ रियली रियली बैड गाइस। और ये बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड से हो गए थे उस चीज़ को लेकर। और कोई भी हो जाएगा गाइस, मतलब आप सब लोग ही अगर कोई उनको बुरा बोल रहा है, उनको कमेंट्स कर रहा है वीडियो के नीचे कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम कभी भी कंडीशनिंग नेल नहीं कर सकते, तुम बेकार में छोटे मोटे शो जीतते रहो, तो मैन कोई भी बुरा फील करेगा, स्पेशली जब आप अपना 100% दे रहे हो। अब देखो सैमसन कंडीशनिंग हो या फिर क्रेडिट आना हो, उस तरह से नेल नहीं कर पा रहे, बट क्या इसका मतलब ये है कि सैमसन अपना 100% नहीं दे रहा है? सैमसन एब्सोल्युटली अपने पूरे एफर्ट्स दे रहे हैं और पूरा अपना लाइफ दे रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा रिस्क करना है एवरीथिंग। उसके बाद भी अगर इस तरह की चीज़ें सुनने को मिले तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सैमसन की वॉल पे जाओ, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, मोटिवेट करो और बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ हर एक एथलीट के लिए जिसको भी आप पसंद करते हो। हेट किसी लिए मत दिखाओ यार। बाकी अब इस बारे में बात हो ही गई है, तो अब नेक्स्ट अपडेट में कवर करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ। तो अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पर टाइलर मेनियन ने स्टोरी डालकर बताया है कई सारी चीज़ें आर्नो क्लासिक ओहायो के बारे में। तो जब भी गाइस ऐसा कोई बड़ा शो होता है, टाइलर मेनियन ऑनलाइन आते हैं, इंस्टा पर आते हैं और हमें बताते हैं जजिंग किस तरह से हुई थी और क्या चीज़ें थी किसको इंप्रूव करनी चाहिए। इसी बारे में गाइस वो आर्नो क्लासिक ओहायो के लिए भी आए और ओपन डिवीजन के बारे में उन्होंने बात करी। और ओपन डिवीजन के बारे में तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हमें पोस्ट बाय पोस्ट जाने की ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज हाडी चुपन वॉज लाइट ईयर्स अहेड। इतने ज़्यादा वो आगे थे कि वो क्लियर विनर थे, और यहाँ पर पोस्ट बाय पोस्ट हमें जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ उनकी ऑन पॉइंट थी और टाइलर के अकॉर्डिंग ये बेस्ट हार्डी चुपन थे जो हमने स्टेज पर इस बार विटनेस करें। ही वॉज एक्सट्रीमली कंडीशन, एक्सट्रीमली स्ट्राइटेड और पूरी तरह से अपने मसल्स फुल करके आए थे। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी हार्डी में जो कमी लग रही थी, और इसीलिए हार्डी चुपन बिल्कुल ही क्लियर विनर थे, वन साइडेड विनर थे। Normally, at a lot of shows, I would go pose by pose, but at this show, we don't really need to go pose by pose. Hadi had a pretty clear victory this past weekend. It was probably the best overall Hadi that we've seen when it comes to size, fullness, muscularity, and especially conditioning. Hadi was on point both nights. Extremely striated and extremely full. It's the best package that we've seen from him for sure. आपने इस बार ये भी देखा कि हार्डी चुपन ने अपनी कॉर्ड्स पर किस तरह से वर्क करे और कितनी मैसिव कॉर्ड्स अपनी करके लाए थे। तो ओपन डिवीजन के बारे में उन्होंने थोड़ी सी बात करी इसी तरह से, बट यस ज़्यादा बात जो उन्होंने करी वो क्लासिक डिवीजन के बारे में करी। और उसके बारे में उन्होंने ये बोला कि वेस्ली विजर्स ने पूरी तरह से नेल कर दिया था अपना पैकेज इस बार, बिल्कुल ही बिना किसी कमी के आए थे। और रमॉन से ज़्यादा, या फिर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा स्टेज पर स्पेस ले रहे थे अपने वाइडर और बिगर होने की वजह से। जितने ज़्यादा वो मैसिव लग रहे थे, कोई भी उनके सामने स्टैंड नहीं कर पा रहा था। प्रॉपर कंडीशन थे, प्रॉपर डायल थे और हर तरह से पूरी तरह से पीक थे कॉर्ड्स और ग्लूट्स पे। यस उन्हें अभी भी वर्क करना है, टाइलर ने ये बताया, बट उसके बाद भी दे वर एज गुड एज रमॉन। और इसीलिए गाइस इस बार वेस्ली विजर्स क्लियर विनर बने। जबकि रमॉन के बारे में टाइलर ने बोला कि रमॉन डाउन साइज थे, उनकी कॉर्ड्स में नो क्लियर सेपरेशन थी, जो कि हमें बहुत ज़्यादा विजिबल थी। उस तरह से सेपरेशन नहीं लग रही थी जैसे मिस्टर ओलंपिया में लगी थी या फिर लास्ट ईयर के आर्नो क्लासिक में हमें देखने को मिली थी। बाकी पोजिंग, टाइलर ने बताया कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो करा है रमॉन को किसी चीज़ ने, वो है उनकी पोजिंग करते हुए बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। कोई भी पोज एक जगह स्टिफ होकर वो हमें नहीं दिखाते हैं, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही थी। तो इस चीज़ को रमॉन को फिक्स करना ही पड़ेगा। बट रमॉन के बारे में यही फीडबैक था गाइस कि रमॉन इस वक्त डाउनसाइज्ड होकर आए थे और अपनी पोजिंग को बहुत ज़्यादा उन्हें वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो फिर यही होगा जो अब आर्नो क्लासिक ओहायो में हुआ है। इसके बाद एक और चीज़ जो सब लोग जानना चाहते थे, वुड्स और बियॉन एशली के बारे में। अब मुझे तो लगा नहीं था कि इस बारे में बात करी जाएगी क्योंकि 3rd और 4th आए थे वो लोग, बट यस बहुत ही अच्छा हुआ कि टाइलर ने उस बारे में भी बात करी और रिवील करा हमारे सामने कि उनके अकॉर्डिंग कौन बेटर था और किस तरह से जजिंग हो रही थी। तो टाइलर ने इस बात को स्टार्ट करा इस तरीके से कि वहां पर टोटल 11 जजेस थे। तो इसका मतलब है कि अगर 5 को भी बियॉन पसंद आ गए और 6 को उर्स पसंद आ गए तो वहां पर उर्स के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। और इसी तरह से कुछ चीज़ें हुई क्योंकि गाइस टाइलर के अकॉर्डिंग तो 3 पोजेस 5 में से क्लियरली बियॉन एशली जीत रहे थे और 2 में डिबेटेबल था, बट यस
अगर 3 जीत रहे हो आप 5 में से तो आपको जीतना चाहिए, राइट। यही चीज़ टाइलर ने बताई जिससे हम लोग भी सोच रहे थे, बट जजेस क्योंकि ज़्यादा थे, किसी को और अच्छा लगा, तो इसी वजह से यहाँ थोड़ी सी हमें चीज़ें ऐसी देखने को मिली। बट अगर मैं टाइलर की बात रिवील करूँ तो टाइलर ने कहा कि क्योर्स यहाँ पर ऑफ थे, उनकी कंडीशनिंग उस लेवल की नहीं थी, सेपरेशन भी अपनी कॉर्ड्स में अपनी फिजिक में उस तरह की उस लेकर नहीं आए थे। जबकि ब्रियॉन पूरी तरह से नेल करके आए थे, अपनी कंडीशनिंग प्रॉपरली शेडिड थे। हाँ, साइज में थोड़े से स्मॉलर लग रहे थे। कॉर्ड्स उनकी, जिस पर हमेशा उनको फीडबैक दिया जाता है, कॉर्ड्स उनकी यस स्मॉलर साइड पर थी। और यहीं पर आई थिंक गाइस जजेस ने थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन बना ली। बट टाइलर के अकॉर्डिंग उसके बाद भी जिस तरह से ब्रियॉन का फ्लो लग रहा था, जिस तरह से वो शेडिड थे, जिस तरह से कंडीशन थे, प्राइम फिजिक लेकर आए थे, उस तरह से ब्रियॉन ये पोज जीतते थे। साथ ही उसके बाद में टाइलर ने बताया कि ब्रियॉन ने साइड चेस्ट पोज भी जीता और साथ में बैक डबल बाइसेप। ये मैं टाइलर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, सब जजेस के अकॉर्डिंग नहीं। तो टाइलर के अकॉर्डिंग ब्रियॉन 3 पोज ही जीत रहे थे। मोस्ट मस्कुलर एक डिबेटेबल पोज था जहाँ पर ये कहीं भी जा सकता था, बट यस जजेस में ज़्यादा स्कोर उसको दिया गया और इसीलिए उर्स कैल्सिन्स की जीत गए। बट ये मुकाबला कहीं पे भी जा सकता है। टाइलर ने ये भी कहा कि आर्नोल्ड क्लासिक यूके में ये डिसीजन कहीं भी जा सकता है, बिकॉज दोनों बहुत क्लोज थे और ब्रियॉन ऑनेस्टली एब्सोल्युटली पीक्ड आए थे। तो यही है गाइस, ब्रियॉन के साथ हम सब देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। इतना अमेजिंग वो फिजिक लाते हैं, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करके आते हैं, उसके बाद भी अभी आप ब्रियॉन की वॉल देखोगे इंस्टा पर, तो ही इज़ एक्चुअली वर्किंग रियली हार्ड। अभी भी वो गिव अप नहीं कर रहा है, वो कह रहे हैं कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा। हम श्रेडिड ज़रूर आते हैं और वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ श्रेडिड तो मैं था पूरी तरह से और हमेशा आता हूँ, बट यस इस बार मैं थोड़ा सा डाउन साइज आया था, उस तरह से मसल्स फुलर साइड पर नहीं लाया था। और यही चीज़ अब मैं फिक्स करके आऊँगा आर्नोल्ड क्लासिक यूके में। तो आई थिंक अगर ये चीज़ फिक्स करके आते हैं आर्नोल्ड क्लासिक यूके में ब्रियॉन एशली, तो ये चीज़ें उनके लिए बहुत अच्छी जाएगी और उसके अगेंस्ट वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर साइड पर हमें दिखेंगे। बाकी अगर मैं नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो वो है स्टेफन मटाला की। अब मैंने इन्हें लास्ट वीडियो में भी कवर करा था, बट अपडेट का इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि इसे ज़रूर कवर करना चाहिए। तो स्टेफन मटाला जो आप देख रहे हो इतने ज़्यादा मैसिव हो रहे हैं, हमें लग रहा था ओपन डिवीजन में जा रहे हैं, बट नहीं, स्टेफन ओपन डिवीजन में नहीं जा रहे हैं। इन्होंने रिसेंटली रिवील करा है कि ये क्लासिक डिवीजन में ही कम्पीट करेंगे। बट साथ ही इन्होंने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है अपनी जर्नी में, अपनी फिटनेस जर्नी में। इन्होंने ज्वाइन कर लिया है टीम पीटर को, यानी कि पैट्रिक टूर की टीम को। अब पैट्रिक टूर की टीम में और कौन कौन है आपको मैं बताता हूँ। क्योन पियर्सन, माइकल डबूल, लेस्लो किराली, देख लो कितने बड़े बड़े एथलीट्स हैं पैट्रिक टूर की टीम में। एंड दे ऑल आर कमिंग रियली श्रेडिड। मतलब जब भी ये स्टेज पर आते हैं पीक कंडीशन में आते हैं, बहुत ज़्यादा श्रेडिड और बहुत ज़्यादा कंडीशन लाना पैट्रिक टूर की खूबी है, मतलब इनकी स्पेशलिटी समझ लो आप। तो इसी तरह स्टेफन मटाला भी अब इनकी टीम का पार्ट है, तो हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टेफन की फिजिक से भी। यस उस तरह से मैसिव वो नहीं आ सकते, बट दूसरा एस्पेक्ट जो होते हैं जो कि श्रेडिड होना और कंडीशन होना और अपने पीक पर आना, वो चीज़ हम आई थिंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब स्टेफन मटाला से। बाकी जब ये फर्स्ट शो में कम्पीट करेंगे एक्चुअल में तो हमें तभी पता लगेगा क्या चेंजेस आते हैं इनकी फिजिक में, बट क्वालिटी मसल्स के साथ दिखते हैं हमें पैट्रिक टूर के हर एक एथलीट ऑन स्टेज। और यही चीज़ हम देखना चाहेंगे स्टेफन के साथ भी, जो कि बहुत ज़्यादा वर्क करेगी अगर ये अच्छे से आते हैं तो। बाकी गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अपडेट्स हमेशा की तरह अभी भी मेरे पास बहुत हैं, बट मैं उन्हें कल के वीडियो में कवर कर लूँगा या फिर हो सकता है शाम को एक दूसरा वीडियो और बना दूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए होंगे, तो यार फिर जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट करके मुझे बताओ वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। जल्दी जल्दी अपडेट्स आएंगी, रेगुलर अपडेट्स आएंगी। थैंक यू, बाय बाय।